नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर इस वक्त अपना खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक होगी। बजट सत्र की अवधि पर आज अंतिम मोहर लगेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहेंगे। दुष्यंत चौटाला और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहेंगे। कल से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। विधानसभा के संभावित शेड्यूल के मुताबिक 20 फरवरी से 28 फरवरी तक बजट सेशन चलने वाला है। 23 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर सीधे जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, बजट सेशन का आगाज हो जाएगा 20 तारीख से और इसका इंतजार था पूरे सूबे को। 23 तारीख को मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। क्या खास हो सकता है इस बार हरियाणा के लिए बजट में, अनिल? देखिए, सबसे पहले बजट सत्र की बात करते हैं कि बजट सत्र की अवधि क्या रहेगी। मुमताज, बजट सत्र की अवधि की अगर बात करें, बजट सत्र की फाइनल अवधि क्या रहेगी, इसको लेकर आज बीएससी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक शाम 4 बजे होगी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गृह मंत्री अनिल विज, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, डिप्टी स्पीकर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो संभावित शेड्यूल विधानसभा की तरफ से जारी किया गया है बजट सत्र का, वो 20 तारीख से लेकर 28 फरवरी तक है। 20 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। फिर उसके बाद जो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। 21-22 तारीख को भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा रहेगी। 23 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। 28 तारीख तक बजट सत्र रहना, तो ऐसे में बजट सत्र की फाइनल अवधि क्या रहेगी, इस पर आज बीएससी की बैठक मोहर लगाएगी। बीएससी की बैठक में बजट सत्र की फाइनल अवधि पर मोहर लग जाएगी, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है मुमताज, लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में बजट सत्र को छोटा किया गया है। पहले संभावना थी कि बजट सत्र 20 तारीख से शुरू होकर जो प्रस्तावित किया गया था 6 मार्च प्रस्तावित किया था, लेकिन अब बजट सत्र को छोटा किया गया। इसके अलावा अगर बात करें जो बजट में क्या कुछ खास रह सकता है, मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया था। 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मुख्यमंत्री से पूछा था कि बजट में क्या खास होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया था कि जनहित, यानी जो भी प्रदेश का बजट आएगा जनहित का बजट होगा। मुख्यमंत्री हरियाणा के वित्त मंत्री है, अपना 5वां बजट मुख्यमंत्री पेश करेंगे और इसी साल लोकसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, युवाओं को लेकर किस तरीके से घोषणा की जाती है, रोजगार को लेकर किस तरीके से अनाउंसमेंट रहते हैं, इंडस्ट्री, गांव को लेकर मुख्यमंत्री क्या घोषणा करते हैं, शहरों को लेकर मुख्यमंत्री किस तरीके से घोषणाएं करते हैं। क्योंकि शहरों की अगर बात करें, शहरों में जो नियमित कॉलोनियां हैं लगातार नियमित की जा रही है। जो अवैध कॉलोनियां थी, प्रदेश सरकार उनको भी नियमित कर रही है। तो ऐसे में जब कॉलोनियां नियमित होगी तो उसके लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से इस जो बजट आएगा प्रदेश का, इस बजट से प्रदेश की जनता को काफी उम्मीदें हैं। सही कहा आपने अनिल, इस बजट से प्रदेश की जनता को काफी उम्मीदें हैं। अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, एक और अहम खबर का रुख करेंगे और फिर वापसी करेंगे आपके पास। बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि चंडीगढ़ में आज हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाएगी। बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। रुक करेंगे अनिल मोर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर बने हुए हमारे साथ मुसलसल। उनका एक बार फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी है आज। अनिल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। जाहिर है बजट सेशन है, सरकार को घेरने की तैयारी की जाएगी पूरी तरह से विपक्ष की तरफ से, और अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी है कांग्रेस की तरफ से। अनिल, इस हवाले से क्या जानकारी है आपके पास? देखिए मुमताज, बजट सत्र को लेकर कांग्रेस ने कुछ दिन पहले भी बैठक की थी। बैठक में तय हुआ था कि कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी, अविश्वास प्रस्ताव भी सरकार के खिलाफ लाया जाएगा। कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, उससे पहले आज शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में शाम 6 बजे बैठक होनी है। कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। बजट सत्र में सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है, इसको लेकर मुमताज कांग्रेस रणनीति बनाएगी, क्योंकि आखिरी बजट है। तो ऐसे में आखिरी बजट सत्र में कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि लोकसभा
लोकसभा चुनाव से पहले का सत्र है, तो तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, एक मजबूत विपक्ष की क्या भूमिका होती है वो निभाने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से लाया जाएगा। कांग्रेस पहले ही घोषणा कर चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने किस तरीके से रणनीति बनाई है, किस तरीके से जो चाहे निर्दलीय विधायक हैं किस तरीके से अपने साथ जोड़ना है, इस रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा और दूसरे मुद्दे, जिन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, चाहे किसानों का मुद्दा है, जिस तरीके से हरियाणा पंजाब की सीमाओं पर पंजाब के किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो किसानों के मुद्दे पर सरकार को कैसे घेरा जा सकता है, इस मुद्दे पर कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी। इसके अलावा कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था बची नहीं है, तो भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को कैसे घेरा जाए, इसी को लेकर आज कांग्रेस की तरफ से अपनी फाइनल रणनीति बनाई जाएगी। ठीक है, आपने अनिल जान सकते हैं अनिल, इस बार कांग्रेस के पास ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार पर हमलावर हो सकती है सदन के अंदर कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की तरफ से सबसे ज़्यादा तो सरकार को अविश्वास के मुद्दे पर घेरा जाएगा। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी सरकार का पलड़ा काफ़ी भारी है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की एक रणनीति की चाल है कि अविश्वास के मुद्दे पर जो निर्दलीय विधायक है, जो इनेलो विधायक है, वो कहाँ पर खड़े होते हैं। कहना कि कांग्रेस इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई ताकि जनता के सामने कहीं ना कहीं कांग्रेस कह सके कि असली विपक्ष तो हम थे, जो निर्दलीय विधायक थे या इनेलो विधायक थे वो तो सरकार के साथ खड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक रणनीतिक चाल है। इसके अलावा बाकी मुद्दों की बात करें, पिछले दिनों सहकारिता डिपार्टमेंट में एक बड़ा घोटाला सामने आया था सहकारिता विभाग में, तो उस मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। इस ज़्यादा माहौल किसानों के मुद्दे पर बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा पंजाब की सीमाओं पर जो पंजाब के किसान धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, पंजाब के किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे में किसानों के मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने का काम कांग्रेस करेगी। चाहे एमएसपी का मुद्दा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात हो, उस मुद्दे पर भी सरकार को घेरा जाएगा। रोजगार के मुद्दों पर, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि प्रदेश में जो 9.5 साल की जो मनोहर सरकार है, इन 9.5 सालों में पहले की जितनी भी सरकारें रही उनके मुकाबले कई गुना ज़्यादा नौकरियां दी गई, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर काफ़ी हंगामा देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी चाहे जैसे मैंने आपको बताया कि किसान, युवा, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। शुक्रिया अनिल, आपका इस अहम जानकारी के लिए और इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को प्रस्ताव दिया गया है। कुछ कृषि उपज पर एमएसपी की गारंटी की बात की गई है। 4 प्रोडक्ट्स पर 5 साल के लिए गारंटी की बात की गई। तो सकारात्मक माहौल में हुई वार्ता, ये कहना है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का। उन्होंने कहा कि किसान नेता जल्द अपना फैसला बताएंगे। सुबह तक अगर फैसला आ जाता है तो इसी लाइन पर आगे की चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि किसान नेता हमें सुबह तक बताएंगे कि उन्होंने क्या फैसला किया। और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए, उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। किसान संगठनों ने बताया कि वो यहाँ पर इस पर निर्णय लेने के बदले कल सुबह तक हमें अपना निर्णय बताएंगे। हम भी दिल्ली जाके बाकी जो विभाग है और एनसीसीएफ नैफेड से चर्चा कर लेंगे और मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के। मेरे साथी हरसिमरत पॉल मेरे साथ इस खबर पर बनी हुई हैं, उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ ज्यादा जानकारी के लिए।
हरसिमरत, आपने कल देर रात तक जब तक मीटिंग हुई तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाए हैं। अब इंतजार इस बात का है कि आखिर मीटिंग के बाद जो बातचीत हुई है उस पर किसान आज अपना फैसला कब तक देते हैं सरकार को, फिर उसी लाइन पर आगे की बातचीत की जाएगी। इस मीटिंग के हवाले से तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए हरसिमरत। बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि किसानों की बीती रात जो है केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद जो है लगातार ये मीटिंग 1 बजे तक चली है और उसके बाद सबसे पहले केंद्रीय मंत्री बाहर आए तो उनके द्वारा भी कहा था कि सकारात्मक माहौल में बात हुई है और कुछ मांगों को उन्होंने माना है। 4 फसलों पर एमएसपी देने के लिए उन्होंने कहा है कि हम इस पर गहन चिंता करेंगे और सबसे अच्छी चीज ये होने वाली है कि इसका जो उठान है वो भी केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं एनएफएससी और साथ ही नेफेड जो है वो उठाएगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात की जाए तो उन्होंने भी कहा कि मैंने अच्छे से मांगों को आगे रखा है और साथ ही साथ हम किसानों के साथ हैं और किसानों ने भी आके सकारात्मक रवैया जो है वो दिखाया। उनका कहना है कि हमने 2 दिन का समय दिया है, यानी कि 1920 का 1920 से 2 दिन हम लोग मंथन करेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किन चीजों पर हम लोग मान सकते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि चौथी जो मीटिंग रही है सच में सकारात्मक रही है, क्योंकि किसी न किसी मुद्दे पर किसान भी सहमत नजर आए और वहीं पर केंद्रीय मंत्री जो है वो भी सहमत नजर आए। तो इसमें 2 दिन का समय दिया गया है। फिलहाल दिल्ली कूच जो है 2 दिन के लिए टाल दिया गया है और आगे 21 तारीख को कहा जा रहा है कि अब दिल्ली कूच उन्होंने प्लान रखा है, यानी कि ये माना जा सकता है कि 20 को तकरीबन बातचीत जो है वो दोबारा हो सकती है और उसमें किसान अपने पत्ते खोलेंगे कि उन्होंने क्या सोचा है आगे के लिए। नहीं तो उन्होंने कहा है कि हम 21 को अपना कूच का प्रोग्राम जो है वो रखेंगे। यानी कि एक सुखद बात ये भी है कि अब किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का जो प्रोग्राम है वो टाला है। हालांकि वो बॉर्डरों पर बने रहेंगे, पर उसके बावजूद जो अगली मीटिंग है उसके बाद ये नतीजा निकलेगा कि किस तरह से क्या रखा जाएगा। हालांकि मीटिंग के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हो सकता है दिल्ली से आदेश सीधा जारी हो जाए या किसान यहाँ से जिस तरह से उनके साथ वार्तालाप करेंगे तो ये किस तरह से रहेगा ये भी देखने वाली बात है। हरसिमरत, वो कौन सी 4 कृषि उपज है जिन पर एमएसपी की गारंटी की बात की गई है सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो 4 चीजें हैं इनमें मेन तौर पर एक तो अरहर की दाल है, एक कपास है और एक उड़द दाल है और साथ ही साथ इसमें जो है मक्की, कपास, उड़द और अरहर की दाल, इस पर जो बात है वो हुई है कि एमएसपी दी जाएगी। क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों ने भी ये माना कि जिस तरह से पंजाब में धान की खेती हो रही है उसको चलते हुए पंजाब में काफी पानी का स्तर है जो नीचे गिर चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर चावल ना लगाया जाए, पानी का स्तर है जो नीचे गिर चुका है, तो ऐसे में यहाँ पर अगर चावल ना लगाया जाए तो ये सबसे बेस्ट होगा। तो ऐसे में जमीन भी रिकवर होगी। और एमएसपी की बात के लिए उन्होंने उड़द दाल और अरहर की दाल के लिए भी कहा है कि इस पे जो है हम इम्पोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, ऐसे में इम्पोर्ट में भी कमी आएगी। कहीं ना कहीं ये देश के राजस्व को भी जो है फायदा पहुंचाने वाला काम होगा। इसके अलावा कपास और मक्के के ऊपर भी एमएसपी की बात है। बेहद शुक्रिया हरसिमरत आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बैठक को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बात की। उन्होंने कहा कि 5 घंटे तक चर्चा चली। मैंने पंजाब के फायदे के बारे में बात की, दालों की खरीद पर एमएसपी की गारंटी मांगी। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਭੀ ਹਜੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਡਨ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ फैसला उन्होंने करना है। हाँ, एक गल मैं बेनती करूंगा कि शांति बना के रखनी है। वहीं पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि हम सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और उस पर राय लेंगे। निर्णय आज सुबह, शाम या परसों तक लिया जाएगा। मंत्रियों ने कहा कि दिल्ली लौटने के बाद वो अन्य मांगों पर चर्चा करेंगे। चर्चा 19 और 20 फरवरी को होगी और 21 फरवरी को होने वाले दिल्ली चलो मार्च पर चर्चा के आधार पर फैसला लिया जाएगा। सरकार और किसान संघ मिलकर मुद्दों का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सरकार की तरफ से प्रपोजल रखा गया है जिस पर विचार किया जाएगा। परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी। ठीक है। और तीसरी बात भी इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ
बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। देखिए, सेटिस्फाई होना या ना सेटिस्फाई होना ये अलग बात होती है। हम बहुत बड़े फोरमों का में ये बात डिस्कस करनी होती है। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के लगभग 150 के करीब ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करती हैं और दूसरे वाले फोरम में भी काफ़ी संगठन काम करते हैं। तो सभी को भरोसे में लेकर सभी को के पास ये बात रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को बताएंगे कि भाई ये प्रपोजल आई है, इस प्रपोजल पे आपका क्या विचार बनता है। और इतनी बात हुई है। जो हमारे साथ सरकार ने दूसरी बात थी कि हमारी ऋण मुक्ति की जाए, उसके ऊपर हमारे मंत्री जी ने ये कहा है कि हम भी विचार करेंगे अभी और बजाकर। इतना जो प्रपोजल है जो हमें है अलाउड उतना हमने दिया है। और अब रुख करेंगे हम हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सदन की कार्यवाही बजट पर सामान्य चर्चा आज से शुरुआत के साथ शुरू होगी और 4 दिन तक बजट पर चर्चा चलेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बजट पर चर्चा शुरू करेंगे। दिल्ली से आज शिमला लौटेंगे सीएम सुक्खू। हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रदीप, आज सीएम सुक्खू दिल्ली से शिमला लौट आएंगे और आज दोपहर 2 बजे बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी हिमाचल विधानसभा में। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बजट पर चर्चा करेंगे। तफसील से जरा बताइए आज की कार्यवाही के बारे में। बिल्कुल, देखिए 17 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के लिए इस साल का जो वार्षिक बजट है 2024-25 वो पेश हुआ था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में उसे पेश किया था और अब आज से उस पर चर्चा शुरू होनी है। 4 दिन तक चर्चा का दौर रहेगा और जो परंपरा है, व्यवस्था है जो विधानसभा की, उसमें नेता प्रतिपक्ष बजट भाषण पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और उसमें जो बजट में कमियां रही हैं उनको गिनाते हैं। जो चीजें हो सकती हैं, नई चीजें उसमें इनिशिएटिव लिए जा सकते थे, वो जानकारी, वो बातें उसमें कही जाती हैं और इसके साथ साथ सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अपना पहले भाषण शुरू करेंगे और उसके बाद सत्ता पक्ष से बोलेंगे, फिर बारी बारी करके एक विपक्ष से एक सत्ता पक्ष से जो विधायक हैं वो अपनी बात रखेंगे। और इस दौरान अगर कोई किसी विभाग से जुड़ा विषय आता है तो संबंधित मंत्री उस वक्त वहां पर उसी वक्त मौके पर ही उसका उत्तर देते हैं। तो ये 4 दिन चर्चा चलनी है और उसमें सभी विधायकों ने बोलना है और इस दौरान हम सदन में गहमा गहमी भी देखेंगे, क्योंकि जब भी बजट पर चर्चा होती है तो उस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक भी अमूमन होती है। तो ऐसे में 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई है, क्योंकि रविवार की छुट्टी थी और उसके बाद जब सदन होता है तो हिमाचल में जो व्यवस्था है उसमें 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू की जाती है। प्रश्नकाल के साथ ये कार्यवाही शुरू होनी है 2 बजे से 3 बजे के बीच में और इस दौरान भी कई मुद्दे सदन में उठते दिखेंगे और जो संबंधित मंत्री है वो जो प्रश्न लगेंगे उनका वहां पर उत्तर सदन के भीतर देंगे। और जिस तरह से 4 दिन चर्चा होनी, उसके बाद कट मोशंस आते हैं और प्रस्तावों पर चर्चा होती है, उस दौरान वही भी जारी किया जाता है और जो व्यवस्था है विधानसभा है, कट मोशंस जो है वो पास नहीं होने देने पड़ते हैं, वो गिरने चाहिए, तो वोटिंग वहां पर उस दौरान होती है और 29 फरवरी को बजट पारित किया जाना है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब बजट को जो पारित करने का एक प्रोसेस है उसका आज से शुरुआत होने जा रही है बजट चर्चा के साथ ही और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने भी होगा। जी, शुक्रिया प्रदीप आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बेहद शुक्रिया। और अब हम रुख करेंगे उत्तराखंड का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनने का संकल्प सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना बेहद सफल साबित हो रही है। बड़ी बात यह है कि प्रदेश के पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक 20 से लेकर 200 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रदेश के युवा खूब दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर 13 मार्च 2023 को
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को संशोधित किया गया। इसके बाद प्रदेश में 20, 25, 50, 100 और 200 किलोवाट के ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पोर्टल msy.uk.gov.in पर 839 आवेदन हासिल किए जा चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें 297 आवेदनों के LOI भी जारी की जा चुकी है। पूर्ववर्ती MSSY योजना में 3.43 मेगावाट स्थापित क्षमता 13.6 करोड़ के अनुमानित निवेश की तुलना में मॉडिफाइड MSSY योजना में 839 आवेदनों में से 297 संख्या संचयी क्षमता 44.94 MWP के LOA अब तक जारी किए जा चुके हैं। और इस खबर पर तमाम तफसीलात के लिए नासिर हुसैन मेरे साथी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ उन्हीं का रुख करेंगे। नासिर, उत्तराखंड को सौर प्रदेश की दिशा में कारगर बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है। जरा तफसील से बताइए इस योजना के बारे में। देखिए मुमताज, उत्तराखंड में लगातार रोजगार देने के लिए और साथ ही साथ क्योंकि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, पानी से यहाँ पर तमाम बिजली बनती है, लेकिन कई जगहों पर ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर बिजली नहीं पहुंच पाती है। उसको लेकर के सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार लगातार कामकाज कर रही है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत सारे कामकाज किए हैं और जो इसका बजट रखा है उस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। सौर ऊर्जा में करीब 224 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने रखा है ताकि जो युवा है उनको रोजगार भी मिल सके और साथ ही साथ जो ऊर्जा प्रदेश का सपना है सरकार का वो भी सफल हो सके, क्योंकि लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। छोटे 20 मेगावाट से लेकर के 200 मेगावाट तक के जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, इस पर अगर जो युवा हैं वो काम करेंगे तो जाहिर तौर पर इस स्तर पे मिलेगा, क्योंकि वो जो छोटे संयंत्र हैं वो लगा करके उसके बाद जो उससे जो बिजली बनेगी उसको सरकार को बेच सकते हैं। सरकार उसके बदले में उनको पैसा देगी, यानी सरकार काम भी देगी और सरकार पैसा भी देगी। इसको लेकर के 839 आवेदन आ चुके हैं 11 महीने में और बहुत सारे आवेदनों पर कामकाज लगभग हो भी चुका है और ज्यादातर आवेदनों पर काम किया जा रहा है ताकि जो युवा रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, बिजली बनाना चाहते हैं, उनको यही रोजगार मिल सके और सरकार को जो बिजली की जो कमी रह जाती है उसको भी पूरा किया जा सके। लगातार सरकार इस क्षेत्र में तमाम कामकाज करके इसकी एक तमाम नीति बनाई गई है और इस नीति पर लगातार सरकार काम कर रही है और जो आवेदन आ रहे हैं उनको फौरी तौर पर सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उनको जल्द से जल्द उनको परमिशन दी जा सके, जल्द से जल्द उनको जो उनका प्रोजेक्ट है वो शुरू किया जा सके। इस पर सरकार ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए। शुक्रिया नासिर आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ फिलहाल हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में इतना ही। अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दें इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।